हेलो दोस्तों, अर्नो मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तार्किक अभिरुचि, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 2020 यानी 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। ठीक है, तो आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है FGH, IJK, LMN, OPQ। ठीक है, आगे क्या रखा जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो कोई ना कोई सीरीज तो गया होगा। यानी अगर अक्षर की कोड की बात किया जाए तो F का 6 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है। चाहे आप ऐसे कर लीजिए। अब या तो ऐसे देखिए, या तो FGH का गया, IJK, LMN, OPQ। तो मुझे पता चल रहा है यहाँ की यहां से अगले में गया 6, F का 6 होता है, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 किसका होता है? R का। यानी कि 3 अक्षर आगे गया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि G का होता है 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 क्या होगा? 19 हो जाएगा। 19 किसको कहते हैं? S को कहते हैं। 19 S को कहते हैं, यानी कि RS। आपके पास देखिए दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पहला और तीसरा। तो आगे बढ़ते हैं। H है अपने पास, H का कितना होगा? 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 क्या होगा? 20, 20 को क्या कहते हैं? T कहते हैं। यानी कि आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर C, RST यहां पर रखा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। बिल्कुल हम ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम बीएड का 2021 में होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि मास्टर को NCVXJX लिखा जाता है तो डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा? चार ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं डिकोड करता हूं, यानी ये पता करता हूं कौन सा रूल गया है, तब हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। भाई M से देखिए, M से N को देखा जाए तो एक अक्षर आगे चला गया। A है, A से C तक जाने में 2 अक्षर गया। यस का मतलब 19 होता है, 19 3 22 हो जाता है। ठीक है, अब T देखो, T 20, 20 4 24। यानी कि अब तो मुझे क्रम पता चल गया कि नंबर एक एक बढ़ रहा है, यानी 1 2 3 4। आगे भी जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। आगे जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? 6 बढ़ेगा। यानी कि अब तो ये लॉजिक मुझे पता चल गया है कि जो पहले वाले में हुआ है वही हमारे डॉक्टर में जाएगा। यानी डॉक्टर में अगर हम एक अक्षर बढ़ा देंगे, आप चेक कर सकते हैं, O में 2 अक्षर बढ़ेगा और C में 3 बढ़ जाएगा, T में बढ़ जाएगा आपका 4 अक्षर और O में 5 अक्षर बढ़ जाएगा। ठीक है, और R में क्या हो जाएगा? R में हो जाएगा 6 अक्षर। तो चलिए बनाते हैं। D के बाद क्या होगा आपका? E हो जाएगा 1 अक्षर। O 15 होता है, 15 2 17, 17 को क्या कहते हैं? Q कहते हैं। C का मतलब 3, अगर 3 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी 3 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 6 किसको कहते हैं? F को कहते हैं। और T है, T का मतलब 20, अगला क्रम होगा 4, 20 4 24, 24 का मतलब होता है X होता है। आप A से लेकर Z तक याद रखिए, A to Z, कि इनके कोड वैल्यू क्या है। ठीक है, अब 15, O का मतलब होता है 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 20 होगा। 20 को हम कहते हैं T कहते हैं। R का मतलब 18 होता है, 18 और 6 कितना होगा? 24, 24 का मतलब क्या हो जाएगा? X। यानी कि अगर मैं डिकोड करता हूं डॉक्टर को तो हमारे पास ये निकल कर आ रहा है, डॉक्टर का मतलब EQFXTX। यानी कि आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना? आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाए हम लोग। लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर, 10:45 सुबह पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है। तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा? यानी आपको पता है कि जब आप पता करने गए तो उस टाइम क्या, कितने बजे आप गए पता करने के लिए? 10:45 AM पर। आप काउंटर पे जाके पूछ रहे हैं कि अगली बस कब जाएगी। तो वहां आपको क्या पता चल रहा है कि बस अभी अभी जस्ट 25 मिनट पहले छूटी हुई है।
तो इसका क्या मतलब है भाई, आप काउंटर पर सूचना केंद्र पर जाकर पूछ रहे हैं, कितने बजे पूछ रहे हैं, 10:45, सुबह का 10:45 हो रहा, तो वहां से आपको पता चल रहा है कि 25 मिनट पहले अभी एक बस गई है। तो इसका मतलब है कि वो जो बस गई है कितने बजे गई रही होगी, 10:25 निकाल दो, 10:20 AM पर बस निकली थी, एक बस निकली थी। लेकिन आपको पूछा अब बताओ अगली बस कितने समय पर जाएगी, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे पर बस छूटती है। इसका मतलब है कि 10:20 से 5 घंटे और प्लस कर दो, 5 घंटे और प्लस कर देंगे तो इसका मतलब होगा 10:5 15, 15 का मतलब हो गया 3 बज गए, 3:20, बट हो गया क्या, दोपहर का समय। यानी कि दूसरी बस जो है 3:20 पर निकलेगी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि अगली बस, पहली बस तो निकल चुकी है, अगली बस छूटने का समय क्या होगा, तो 3:20 PM होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था तीसरी बस बताइए, चौथी बस बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम निकाल लेते रहिए। अगर आपसे अगली बस इसके बाद तीसरी बस पूछ रहा है तो फिर 5 घंटे जोड़ दो, 5 3 8:20। अगर फिर एक बस पूछता है तो 8 5 13 1:20, यानी कि हर 5 घंटे के अंतराल पे बसें निकल रही हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28, वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। तो आप लॉजिक अपनाइए भाई। कैसे अपनाएंगे, या तो आप कोड वैल्यू करिए, ठीक है, P का 16, R का 18, A का 1, Y का 25, लेकिन आपको पता चल रहा है 28 बहुत कम है वैल्यू इसके हिसाब से, तो दूसरा लॉजिक अपनाते हैं। अब देखिए 28 मुझे लाना है कि भाई कितने अक्षर है प्रयागराज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर है। ठीक है, कितने अक्षर है, 9 अक्षर है। इसका मतलब है कि 9 गुणा 3 कर दो और 1 जोड़ दो, 9 3 27 और 1 28। यानी कि आपने एक लॉजिक बनाया कि जितने अक्षर है उसमें 3 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो। तो आप देखिए वाराणसी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 3 प्लस 1, 8 3 24 25। इसका मतलब आपका लॉजिक 100% काम कर रहा है। मैंने पहले में लगाया और दूसरा आ रहा है, इसका मतलब है तीसरे में फॉलो होगा। तीसरे में कैसे फॉलो करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, 3 से गुणा करो, 7 3 21 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया 22। अब ये लॉजिक आपको खुद ही से ढूंढना है कि कैसे काम कर रहा है। यानी कि ये है कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, वहां से आप सीख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो जो नंबर दिए गए हैं, जो संख्या है उसमें 7 3 से गुणा किया मैंने और 1 जोड़ रखे हैं, 7 3 21 और 1 मिलाकर क्या होगा 22 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, मिराकुलस। मिराकुलस एक नंबर दिया, एक वर्ड दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले आप चेक करो मिराकुलस में कौन कौन से वर्ड है, MIRACULOUS, इतने हैं। अब आपको नहीं बनाया जा सकता है तो मुझे यहां इस 4 ऑप्शन में वो नंबर ढूंढना है, वह अक्षर ढूंढना है जो इसमें नहीं मौजूद है, क्योंकि कह रहा नहीं बनाया जा सकता है। तो भाई MOLAR सभी इसमें पाए जाएंगे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। LOCUS इसमें सभी पाए जा रहे हैं, SOLACE देख पा रहे हैं, आपका ई अक्षर जो इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब यही सही होगा कि सोलेस नहीं बनाया जा सकता है मिराकुलस में। ठीक है, आपको ऐसा ही चेक करना है कि आपके पास कौन सा अक्षर ऑप्शन में है जो आपके क्वेश्चन में नहीं मौजूद है, तो आपका आंसर वही हो जाएगा, है ना। देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कि एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा यानी इंगित करते हुए सुरेश ने कहा
यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन? सुरेश कह रहे हैं यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन? वह लड़का। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है? तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। तो आइए पहले आप बेसिक सीख लीजिए थोड़ा सा कि अगर कहीं पर पुरुष होगा, अगर पुरुष कहीं पर होगा तो हम लोग इस प्रकार से फिगर बनाएंगे। अगर कहीं महिला होगी तो फिगर सर्कल बनाएंगे। ठीक है। अगर कहीं पति और पत्नी मिलते हैं, पति और पत्नी मिलते हैं तो क्या करेंगे? ये दोनों का संबंध ऐसे बिल्कुल बड़ा सर्कल के अंदर कर देंगे। अब आपको ब्लड रिलेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी तो पता है भाई, स्वयं से रिश्ता जोड़ा जाएगा, स्वयं के बराबर जो होगा, यानी पिता आपसे ऊपर होंगे, उनके पिता दादाजी होंगे, आपके नीचे आपके बेटा बेटी होगा, उनके नीचे आपके बेटे के बेटी होगा। ठीक है। इस प्रकार से ब्लड रिलेशन का जो पीढ़ी चलती है चलाया जाता है। भाई पुरुष के लिए हम लोग फिगर यूज करेंगे स्क्वायर का, महिला के लिए सर्किल, और पति पत्नी रहेगा तो आप इन दोनों को मिला करके बड़ा बना देंगे। तो क्वेश्चन आप समझिएगा कि एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, चलिए मान लेता हूं मैं सुरेश है ये। ठीक है। सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के, यानी सुरेश की माँ के इकलौते पुत्र। भाई सुरेश के माँ के इकलौता पुत्र यानी सुरेश ही हो गए, यानी इकलौता पुत्र तो सुरेश ही होगा ना। इकलौते का मतलब एक ही पुत्र। अब आगे करा पुत्र का पुत्र है। अब इनका पुत्र है वो लड़का, इनका पुत्र है वो लड़का, इनका जो पुत्र है कौन है? वो लड़का है। यही क्वेश्चन में कहा गया कि सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है वह लड़का। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लड़का सुरेश को क्या कहेगा? ये लड़का सुरेश को क्या कहेगा? तो आप समझ सकते हैं पिता कहेगा। बट सुरेश लड़के को पुत्र कहेंगे, लेकिन आपको उल्टा निकालना है कि लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लड़का सुरेश को क्या कहेगा? तो पिता कहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। आप पुनः इस बात को समझिए, सुरेश ने ये कहा यह मेरी माँ का इकलौता पुत्र, यानी सुरेश यानी आप हो गए, आपकी माँ का इकलौता पुत्र आप ही होंगे ना, और आपका बेटा सुरेश का क्या लगेगा? सुरेश का क्या लगेगा यार। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि लड़का आपको यानी सुरेश को क्या कहेगा? पिता कहेगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। पी आर की पिता है, पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। टी आर की बेटी है, यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, यस क्यू का बेटा है, भी क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू भी का पिता है। और 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यस की दादी कौन है, यू का बेटा कौन है, क्यू का ससुर कौन है। तो आइए डायग्राम समझाते हैं आपको ब्लड रिलेशन का। आपसे क्वेश्चन में कहा पी आर का पिता है, जो पी है ना समझिएगा, जो पी है ये पिता है, किसका पिता है? आर का पिता है। लेकिन आर का जेंडर मुझे नहीं पता है। ठीक है। इसलिए हम कुछ नहीं रखेंगे, ना तो गोला रखेंगे ना तो वर्ग रखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पुरुष होगा तो वहां पर हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, वहां एक वर्ग बनाएंगे। अगर कोई महिला होगा तो उसको हम गोले के अंदर रखेंगे। ठीक है। तो पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। आप समझिएगा, अगर आर बेटा नहीं है तो आर क्या हो सकती है? बेटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। टी आर की बेटी है, आपको कहा जो टी है आर की बेटी है। चलिए टी जो है बेटी हो गई, बेटी इसका मतलब महिला, तो इसलिए हम इसको सर्किल के अंदर रखेंगे, आर की बेटी है। आगे यू पी की पत्नी है, जो यू है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है, इसका मतलब महिला है, तो बराबर में रखेंगे। यानी कि ये पति पत्नी का अगर एक जोड़ा बन रहा है तो इसको हम ऐसे बना देंगे। आगे करा क्यू आर का भाई है, जो क्यू है वो भाई है, किसका भाई है? आर का भाई है, इसलिए इसके बराबर रखेंगे। क्यू आप भाई का मतलब हुआ पुरुष, क्यू आर का भाई है। आगे दिया गया है
यस क्यू का बेटा है। जो एस है वो बेटा है, किसका बेटा है? क्यू का। अगर बेटा है तो ऐसे बनाएंगे। आगे दिया गया है वी क्यू की पत्नी है। जो भी है ये पत्नी है, किसकी पत्नी है? क्यू की पत्नी है, तो इस प्रकार से बना देंगे। आगे डब्ल्यू भी का पिता है। जो डब्ल्यू है ना वो पिता है, किसका पिता है? वी का। चलिए डब्ल्यू मैं बना देता हूं, डब्ल्यू ये पिता है, कहीं भी बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे पूरा डायग्राम। आप कैसे समझेंगे क्वेश्चन को? यश की दादी कौन है? आप बताइए जरा, आप ऐसे समझिए, ये आप हैं, मैं बता रहा हूं आपको समझाने तरीका। ये आप है, ये आपकी बहन है, आपकी बहन के पिता हो गए ये, ठीक है? तो आपके भी पिता होंगे। अब भाई आपकी बहन की माँ है तो आपकी भी माँ होंगी, यानी कि ये आप हैं तो आपकी शादी हुई है, यहां आपकी पत्नी ये है, और यहां से आपके पत्नी के पिता यानी कि आपके क्या लगेंगे? ये ससुर जी लगेंगे। और यहां ये आपका लड़का है, यहां कोई जेंडर है, पुरुष है, ठीक है? पुरुष। तो ये वाला देखिए, ये बहन का लड़का होगा, सॉरी बहन की बेटी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। एस की दादी कौन है? तो देखो, ये जब आप हैं तो आपका बेटा आपकी माँ को क्या कहेगा? दादी तो कहेगा। तो एस की दादी कौन है? यू है। यस की दादी कौन है? यू है। यू का बेटा कौन है? अगला क्वेश्चन है, यू का बेटा कौन है? अब जरा बताओ आप, यू का बेटा, देखो ये पति पत्नी है तो इनकी एक लड़की भी है, एक लड़का है। तो ये बेटा पूछ रहा, बेटा कौन होगा? क्यों होगा। अगर बेटी पूछता तो कौन हो जाता? आर हो जाता। अगर इसकी पतोह पूछता तो कौन हो जाता? भी हो जाता, ठीक है? अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्यू का ससुर कौन है? क्यू का ससुर, तो आप देख पा रहे हैं क्यू का ससुर, क्यू ये है, ससुर तो यही डब्ल्यू ही होगा, क्योंकि ससुर उसी को कहते हैं, पत्नी के पिता को, यानी क्यू का ससुर डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है? आप सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाइए। उस वेन डायग्राम में ये चेक करना है आपको कौन पुरुष है कौन महिला है। बिल्कुल आप बैठाते चले जाइए, बस आप पीढ़ी का ख्याल रखिए। आप अपने बराबर हैं तो अपने बराबर रख सकते हैं, पत्नी रख सकते हैं, मौसेरा भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, सबको रख सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर जा रहा है तो पिताजी हो जाएंगे, फूफा जी हो जाएंगे, बुआ जी हो जाएंगे, ठीक है? मामा हो जाएंगे, मौसी हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे, ठीक? उसके ऊपर अगर जा रहे हैं तो हम लोग दादा दादी, नाना नानी, ये हो जाएंगे। अब आप नीचे चलिए, अपने से 2 पीढ़ी, अपने से नीचे बेटा होगा, ठीक है? बेटा बेटी, और उसके भी नीचे चलेंगे तो नाती पोता चलेंगे। यानी कि अब वेन डायग्राम इसी प्रकार से आप बना लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन हम लोग सिलोजिम का देखते हैं, आया हुआ है 2020 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम। कथन दिया गया है कि सभी शेर चूहे हैं। दूसरा कथन है कुछ बिल्लियां शेर हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाना सीखते हैं। इसमें कराया कि जितने भी शेर हैं, यानी सभी शेर क्या है? चूहे हैं। अब देखिए सभी कह रहा है, इसलिए एक गोला दूसरे गोले के अंदर हो जाएगा। कुछ बिल्लियां शेर हैं। अब देखो, कुछ बिल्लियां शेर हैं, ये बिल्ली है और कुछ ही है। चूहे की बात मुझसे नहीं कहा गया, जहां पे हमारा शेर है, कुछ बिल्लियां क्या है? शेर है। आपका वेन डायग्राम बन गया है। अब आप निष्कर्ष निकालने का प्रयास कीजिए कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं। देखिए, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्कुल चूहे हैं, क्योंकि शेर है तो चूहे तो ऑलरेडी हो जाएंगे, क्योंकि सभी शेर चूहे हैं ना। इसका मतलब आपका ये पहला सही है। अब दूसरे को चेक करते हैं। कोई चूहा बिल्ली नहीं है। देखिए, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, ये बात तो सरासर गलत कह रहा है ना। बिल्कुल है, लेकिन मुझे सिर्फ इसी में सही या गलत का निर्णय लेना है। कोई चूहा बिल्ली नहीं है, ये बात गलत कह रहा है, लेकिन ये वाला कुछ बिल्लियां चूहे हैं बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है? तो आइए न्याय निगमन का अगला क्वेश्चन है। कथन दिया गया है कि सभी गार्बेज स्पैम है। दूसरा है कोई जंक मेल नहीं है। तीसरा सभी जंक स्पैम है। उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है कि सभी गार्बेज स्पैम है, कुछ स्पैम मेल नहीं है। सबसे पहले तो आप कथन बनाएंगे। कथन आपके पास 3 है। सभी जंक स्पैम है, स्पैम
स्पैम हो गए। लेकिन एक बात और करा है, सभी गार्बेज स्पैम है। इसका मतलब है कि अगर चाहे तो हम दूसरा फिगर भी इसी में ऐड कर सकते हैं। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, अगर ये जंक है और ये वाला गार्बेज है, यानी इसके कहने के अनुसार मैं फिगर बना रहा हूं कि सभी जंक स्पैम है, बिल्कुल सही है। और ये भी बात कर रहा है कि सभी गार्बेज स्पैम है, दोनों के लिए लागू हो गया। मुझे इन दोनों का कोई संबंध नहीं दिया गया, गार्बेज और जंक का। लेकिन अभी एक और बन रहा है, कोई जंक मेल नहीं है। ध्यान दीजिए, कोई जंक, ये जंक की बात कर रहा है, मेल नहीं है। इसका मतलब है मैं इनको अलग कर दूंगा, ये जंक के साथ मेल नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा कथन हो गया। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष, कि सभी गार्बेज स्पैम है। सभी गार्बेज स्पैम बिल्कुल सही है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ बिल्कुल सही सभी का पार्ट चलता है और ऊपर से नीचे तरफ कुछ का पार्ट सही होता है। आपको यह बात बता रखा है कि सभी गार्बेज स्पैम बिल्कुल राइट है। अब दूसरे की बात करते हैं, कुछ स्पैम मेल नहीं है, कुछ स्पैम मेल नहीं है, ये बात गलत कह रहा है। ठीक है, ये तो मुझे जंक के बारे में बोला है ना। देखो कि कोई जंक मेल नहीं है, इसके जंक और मेल का संबंध बताया गया है आपको। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ स्पैम मेल नहीं है, निगेटिव में दे रहा है। इसका मतलब ये गलत कह रहा है। ये हो सकता है, स्पैम मेल हो सकता है, क्योंकि जंक से कह रहा है, इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि पहला आपका अनुसरण कर रहा है और दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है। आप ऑप्शन में देखकर टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। शब्दों का तार्किक क्रम चैप्टर है, आपको दिया गया है कि क्रम इसका बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही होगा। पहले पर मेघ दिया हुआ है, दूसरे पर पत्ती है और तीसरे पर लकड़ी है, चौथे पे बीज है, पांचवें पे पौधा है। अब शब्दों के तार्किक क्रम में आपको क्रम से रखना है, कौन सा ऑप्शन सही आएगा। जैसे मैं रख रहा हूं, चेक करिए थोड़ा सा कि पहले पर क्या होगा। इन सब में पहले मेघ तो होगा नहीं, पत्ती तो होगी नहीं, लकड़ी तो होगा नहीं, पौधा तो होगा नहीं। पहले तो आपके पास बीज होना चाहिए, यानी 4 नंबर होना चाहिए बीज। बीज के बाद आपका क्या तैयार होगा, पौधा बनेगा, 5वां हो जाएगा। पौधे के बाद क्या होगा, उसमें पत्ती निकलेगी, दूसरा रखा जाएगा। उसके बाद देखिए उसमें लकड़ी बनेगी, लकड़ी का 3रा नंबर है। उसके बाद क्या आएगा, मेज आएगा, यानी पहला। तो आप देख रहे हैं 4 5 2 3 1 का क्रम जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपको बस इसमें देखना, हो सकता है आरोही की जगह अवरोही क्रम में बन जाए, लेकिन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा जब आप इस प्रकार से बना लेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले बीज होगा, बीज के बाद पौधा निकलेगा, पौधे के बाद जो है उसमें पत्ती होगी, पत्ती के बाद उससे लकड़ी तैयार होगा, लकड़ी तैयार करने के बाद आप मेज बना सकते हैं। ठीक है, तो वही होगा 4 5 2 3 1। आइए अगले क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आयत चैप्टर से दिया गया है कि यदि एक आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, आप देखिए आयत का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो। तो यही तो आपका विकर्ण है, यही विकर्ण है। विकर्ण कितना दिया है, 25 दिया गया है, 25 मीटर। बट इसका जो क्षेत्रफल है 168 वर्ग मीटर है। लेकिन सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आयत में आपका एक त्रिभुज बन रहा है। अगर मैं बात करूं ABCD, तो आप बहुत बार क्वेश्चन लगाए होंगे, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का शर्त होता है कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर हम ट्रिपलेट की बात करते हैं तो ट्रिपलेट में 7 और 24, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट बनता है। तो आप ऐसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 7 का ट्रिपलेट कैसे बनता है। देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 49 से 1 कम कर दो, कितना होगा, 48। 48 का आधा आधा कर दो, 24 24 होगा। लेकिन जो 1 कम किए थे 1 किसी को दे दो। इसका मतलब है 7 24 25।
अगर कहीं आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, अगर एक भुजा आपको 25 मिल गई है तो इसका मतलब 7 और 24 होगा। भाई 7 चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई ज्यादा होता है इसलिए 24 हो गया। अभी मान लीजिए आपको 24 दिया होता तो मैं ये बात बता देगा ये 7 होता है ये 25 होता है, ठीक है। तो आपसे आयत की लंबाई कितनी है पूछ रहा, डायरेक्ट निकल गया। आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 24 मीटर होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप फार्मूले मेथड से लगा लीजिए, थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं कि और 168 वर्ग मीटर इसका एरिया दिया गया। एरिया का मतलब होता है L इंटू बी, ठीक है। बनाएंगे आप बन जाएगा, बट मैं ट्रिपलेट से लगा दे रहा हूं। 7 का ट्रिपलेट 7 का स्क्वायर 49 होगा। 49 से 1 कम कर दो, कितना हुआ 48। अब 48 को 2 बराबर भाग में बांटो, 24 से 24 होगा। लेकिन एक जो मैंने कम किया था किसी को दे दो, इसको मैंने दे दिया, चाहे ऊपर दे दो। तो 7 24 25 यानी एक भुजा 25 है तो 2 7 और 24 होगा। जो छोटा होगा वो 7 होगा, जो बड़ा होगा वो 24 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई छोटी होती है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है फल सब्जी सेब। जो आरेख है वेन आरेख दिया गया है, इनमें से कौन सा सही होगा। आपके पास है फल सब्जी सेब। भाई ये तीनों का संबंध, तीनों का संबंध, तीनों का संबंध, तीनों का संबंध, एक्चुअल में सही कौन सा संबंध है ये मुझे पता करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। कि देखो फल सब्जी और सेब। सेब आपका क्या है, जो सेब होता है ये तो आपका फल है, भाई फल के अंदर सेब आ जाएगा, ठीक है। फल के अंदर सेब होगा, ना कि सेब के अंदर फल होगा। जितने भी सेब है यानी सभी सेब क्या होते हैं, फल होते हैं। लेकिन सब्जी आपका अलग है तो सब्जी को आप अलग रख लीजिए। सब्जी आपका अलग हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। सेब, सभी सेब आपके फल कहलाते हैं और जो सब्जी है सब्जी अलग रख दीजिए, जो आपका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन मिला है शब्दों का तार्किक क्रम। पहला जिला है, दूसरा गांव, तीसरा राज्य, चौथा तहसील और पांचवें में राष्ट्र दिया गया है। आप इस शब्द का तार्किक क्रम बनाइए, बिल्कुल आरोही में या अवरोही में, बट ऐसा बनाइए आपका आंसर मैच कर जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा इसमें, जिला होता है कि गांव होता है कि राज्य होता है, तहसील होता है कि राष्ट्र होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गांव होगा, यानी 2 आ जाएगा गांव। गांव के बाद अगर चलते हैं तो गांव के बाद अगर बाहर थोड़ा सा निकलिए तो आप तहसील के पास पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 4 नंबर होगा। तहसील के बाद आप देख पा रहे हैं, फिर उसके बाद आप जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तहसील हो गया, उसके बाद जिला हो गया, जिला के बाद आप कहां पे जाएंगे, राज्य पे जाएंगे, यानी 3 नंबर हो जाएगा। राज्य के बाद आपका 3, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्र हो जाएगा, यानी 5वां नंबर। हो सकता है कभी आपको ऐसे बना मिल जाए 5 3 1 4 3, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन जब मुझे ऐसा मिल जा रहा है, क्योंकि 5 से स्टार्टिंग तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि 2 4 से ही स्टार्टिंग है, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्टिंग की है। कभी ऐसा भी बन सकता है। तो आप देख पा रहे हैं 2 4 1 3 5, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा में कम से कम इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, रीजनिंग के। तो आपका ऑप्शन पहला सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है कि यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया। एक तरफ तो मुझे यह कहा कि आज बुधवार है, लेकिन यहां जोड़ दिया यदि आज बुधवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐड क्या किया, तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी बुधवार का तो खेल ही खत्म कर दिया, बुधवार का खेल खत्म हो गया। तो ये पूछा आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक काम करो, 25 में 7 से भाग लगाओ, कितना हो जाएगा, 20वां दिन निकालना है। 7 3 21, यानी 3 सप्ताह 4 दिन होगा। यही तो आपका 20वां दिन है। अगर हम रविवार में 4 दिन जोड़ देते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
अगर आपको बुधवार में जोड़ना होता तो क्वेश्चन ऐसे बनता कि यदि आज बुधवार है तो 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब मैं बुधवार को काउंट करता। लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तैसे ही बुधवार का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो रविवार के 25 दिन बाद, चाहे रविवार में आप 25 दिन ऐड करके जोड़ लो, या आप ये रूल होता है किसी भी दिन में 7 के भाग लगाते जाओ, जो विषम दिन बच रहा है उसी के 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आप जितना आता है उतना ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, श्रृंखला का है, रीजनिंग का, DGHK, LO, डैश, TW। 4 ऑप्शन दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, कौन सा अल्फाबेट यहाँ पे रखा जाएगा। तो कोई ना कोई तो लॉजिक जरूर गया होगा। आइए उस लॉजिक को पहचानते हैं हम लोग। भाई D का मतलब होता है 4, H का मतलब 8, यानी 4 4 8, 4 ऐड किया गया इस अक्षर से अगले अक्षर तक जाने में, 8 4 12, 12 4 16, यानी 16, 16 का मतलब P होना चाहिए, मिल गया मुझे, और 16 4 20, यानी हर अगले अक्षर का 4 अक्षर आगे दिया गया है। तो वैसे हम G को चेक करते हैं, 7 4 11, 4 15, 15 4 19, 19 का मतलब होता है S, 19 4 23, 23 का मतलब W होता है। तो देखिए आपका आंसर अपने आप आ चुका है, कितना, PS होगा, जो कि पहला ऑप्शन सही होगा। आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर के जो कोड वैल्यू उनको तैयार रखो और उनके विपरीत भी अक्षर याद रखो, जिससे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अभी मैं और भी क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूं जहां तक हो सकेगा। बिल्कुल मैं डेली अब एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर, बीएड एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 2021 के लिए। ठीक है, और वो क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ाएंगे। वैसे ही आपका सेम अगला आएगा। ठीक है, 27 81 54 31 93 डॉट डॉट आगे क्या होगा। इस श्रृंखला को पूरा करना है, जो संख्या अनुपस्थित है वह कौन सी संख्या होगी, 4 ऑप्शन में मैच करवाना है। तो देखते हैं, कोई रूल तो गया ही होगा। 27 से 81 है, यानी 3 का क्यूब 3 की पावर 4, ये 54 नहीं बन पाएगा। आप देखिए 27 गुणे 3 कर दो, 27 3 81 और 27 दूना 54, यानी कि पहले 3 का गुणा हुआ, उसके बाद 2 का गुणा हुआ। देखो इस लॉजिक को हम आगे फिट करते हैं, अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो देखो इसमें से चेक करते हैं, 31 है अपने पास, 31 गुणे 3 करो 93 हो जाएगा, और 31 गुणे 2 कर दो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ये देखो आपका आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी पहली बार पहले नंबर में 3 से गुणा हुआ, उसके बाद 2 से गुणा हुआ। यही लॉजिक मैंने चेक किया, बना, और मैंने अगले में ट्राई किया, अगले नंबर के लिए 31 3 93 तो बन गया। तो इसका मतलब है 31 का डबल जाएगा, फिक्स है 62, और जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले आइए इस क्वेश्चन को देखें। रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर का है, क्रम व्यवस्था। विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाईं ओर से 5वें जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वह अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, आप देखिएगा। अब इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो होगा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दूसरा ये पूछा जा सकता था कि बताइए कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 हो गए। और एक ये पूछा जा सकता था विनोद का दाएं से स्थान ज्ञात कीजिए। तो आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विनोद बाईं ओर से, विनोद बायां ओर से कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, जबकि रीना दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। चलिए मैंने सही कर दिया। यदि वह आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, बदल लिए, तो विनोद बाईं ओर से 7वें स्थान पर हो गया। इसका मतलब रीना का दाईं ओर से स्थान हमको पता करना है। मैंने ये ब्रैकेट यूज कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया। तो अब ये स्क्वायर आपको डिसाइड कर रहा है कि ये इधर से इधर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है। तो देखो 7 5 है, 5 से 18 होने में कितना बढ़ गया, 13। तो जितना 13 बढ़ रहा है उतना इधर भी बढ़ेगा, 13 13 7 20। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि रीना का दाएं से स्थान क्या होता था, तो हम बता देते 20, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। पूछा क्या है,
पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी के लिए एक काम करो आप, कुल विद्यार्थी के लिए तिरछा जोड़ लो, एक माइनस कर दो, 5 + 20 - 1 कितना होगा 24, यानी 20 × 5 = 25 से 1 निकाल दो 24। आपको तिरछा जोड़ लेना है, उसके बाद क्या करना है, एक घटा देना है। वही काम चाहे आप ऐसे निकाल लो, अगले से 7 + 18 - 1 तब भी आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बना लेने हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता बताइए बीच में कितने छात्र ना, तो एक काम कर दीजिए, इसमें से ये घटा दो, 7 से 5 घटाने के बाद, दोनों से घटाने के बाद एक और घटा दीजिए, यानी एक छात्र हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है फाइनली कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको करना क्या है, इस लॉजिक के लिए तिरछा आप दोनों को जोड़ लीजिए और एक निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आप देख पा रहे 24 इसका आंसर आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग, देखते हैं ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन, रक्त संबंध का। शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है। तो आइए बनाएं। शर्मा ने क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ, यानी शर्मा खुद ही कह रहे हैं कि यह मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कौन होगा, माँ का पोता वही होगा जो शर्मा का बेटा होगा, शर्मा का पुत्र होगा, वही तो माँ का बेटा होगा, माँ का पोता होगा। ठीक है, आगे मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी पोते की पत्नी, इसकी पत्नी, ये दोनों पति पत्नी हो गए, यानी शर्मा का ये लड़का हुआ और लड़के की शादी ये इसकी औरत हो गई। तो आगे कह रहा है कि शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है, यानी ये लड़की की बात यही तो किया जा रहा था ना, यानी कि ये लड़की शर्मा को क्या कहेगी, ससुरी बोलेगी। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि जो पुरुष होगा उसको हम वर्ग के अंदर रखेंगे और जो महिला होगी उसको हम सर्किल के अंदर रख देंगे। ठीक है, बाकी आप पीढ़ी का ध्यान रखिए, आपका आंसर तुरंत आता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन समझें, 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं जबकि 25 हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको यह बात बता दिया गया 50 व्यक्ति हैं जो हिंदी या बोलेंगे या अंग्रेजी भी बोल सकते हैं या दोनों बोल सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी। अब 35 हिंदी बोल सकता है जबकि 25 हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों बोल सकता है। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ऐसे लॉजिक समझिए, 2 वेन डायग्राम बनाइए क्योंकि दोनों के लिए बनाना है। ये मान लीजिए आपके हिंदी वाले हो गए पार्ट, हिंदी, और ये वाला अंग्रेजी के लिए हो गया। अब इसमें आप समझिएगा कि 50 तो आपके पास टोटल है, सब बोल सकते हैं, जिसमें 35 हिंदी बोल सकते हैं, केवल की बात नहीं किया है, हिंदी। अब हिंदी आपका यहां से लेकर के यहां तक है, देखिए ये जहां तक हिंदी बना हुआ है। अगर जबकि 25 दोनों बोल सकते हैं, ये तो दोनों के लिए हो गया, 25 दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा आप समझिए, अगर हिंदी 35 है, दोनों 25 है, तो केवल हिंदी वाले कितने होंगे, 10 लोग, क्योंकि 35 से 25 निकालिए 10। अब आगे देखिए 25 और 10 क्या होगा, 35 होगा, 25 और 10 क्या होगा, 35, और कुल कितने हैं 50। 50 से 35 निकालिए, कितना बचा 15। आपसे क्वेश्चन में कहा कि केवल अंग्रेजी वाले बताइए, केवल अंग्रेजी कितने हो जाएंगे 15। यही तो है केवल, केवल का मतलब होता है ये वाला पार्ट छोड़ करके इतना जो बचा हुआ है आपका, यही हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, तो बताइए कितने लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते थे। 25, 5, 30, 10, 40 लोग हो जाते। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन समझिएगा, केवल अंग्रेजी पूछ रखा है इसलिए 15 होगा। अभी यही बात हम ऐसे करते हैं, बताइए केवल हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ बोलते हैं, तो 10 लोग होंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का है दूसरा टाइप। 5 पुस्तकें ABCDE हैं, 5 पुस्तक है जिनके नाम है ABCD और E।
सी डी के ऊपर रखी है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर और बी ई के नीचे रखी है, तो कौन सी पुस्तक बीच में है? आप ऐसे बेसिक तरीके से समझते हैं कि सी डी के ऊपर है, जो सी है ना ये डी के ऊपर है, यानी डी के डी यहां होगा, डी के ऊपर तो सी है ना, आप आराम से बना दीजिए। आगे ई ए के नीचे है, छोड़ देते हैं क्योंकि ई और ए का संबंध कुछ नहीं है अभी। डी ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, यहां मिल गया मुझे, डी ए के ऊपर है, बन गया। और बी ई के नीचे रखी है, और बी ई के नीचे रखी है, तो आगे देखो क्या कुछ छूट रहा है क्या इसमें? हाँ ये है, ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, ए के नीचे है, बी ई के नीचे रखी गई है, बी जो है ई के नीचे रखी गई है, ये देखिए आपका अपने आप बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी पुस्तक बीच में है, तो बीच में देखिए यही तो है ए, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सबसे बीच में ए रखा जाएगा। आइए तो घड़ी का क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन, हर दिन, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप समझिए इस बात को कि एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट में आगे हो जाती है, यानी प्रतिदिन में 30 मिनट, एक दिन में 30 मिनट, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, यानी हम यूं कहें कि 24 घंटे में कितना आगे हो रही है? 30 मिनट। तो बात किया जाए अगर एक घंटे में कितने आगे होगी? 30/24 मिनट आगे होगी, 30/24 मिनट आगे होगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। अब आप घड़ी के पास आइए, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, दोपहर में 12 बजे, अगले दिन प्रातः 4 बजे, मतलब अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो वो 4 नहीं, 12 के बाद जो है सुबह वाला 4 बजे। ठीक है, 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? तो आप एक बात ये पता करो, 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 से 12 तो 12 घंटा हो गया, 4 बजे 4 16, यानी 16 घंटे हो गए, 16 घंटे लेट होगा घड़ी। भाई 24 घंटे में 30 मिनट आगे हो जा रही है, तो 1 घंटे में 30/24 मिनट आगे हो रही है। अब 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 16 घंटे, यानी 1 घंटे में इतना आगे, तो 16 घंटे में कितने मिनट आगे होगी? 30/24 में 16 से गुणा कर दो, 6 4 24, 6 5 30, 4 चौक 16, 5 चौका 20, यानी कि 20 मिनट आगे हो जाएगी इस 16 घंटे में। तो समय कितना बजे? जो 4 बजा था, 4 बजा था, यही 20 मिनट तो आगे हुआ था, 20 मिनट, यानी कि अगर देखा जाए तो 4:20 उस टाइम सुबह हो जाएगा, AM। 16 घंटे में आपका कितने मिनट आगे होगी? 20 मिनट आगे हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।